आपने पढ़ा, जेल से भागे हुए कैदी माटुंगा पर बिजली गिरने से उसकी मौत हो जाती है और उसे एक पागल वैज्ञानिक पोंगल, जो कि जंगल के खंडहर में रहता है और मूर्ति को जीवित करने की दवा की खोज की तलाश में है, अपने साथ ले जाता है और उस लाश पर अपनी दवा का प्रयोग करता है। दवा के प्रयोग से लाश जीवित जरूर हो जाती है, मगर दवा के गलत प्रभाव से एक इंसान से वो एक दानव की आकृति में परिवर्तित हो जाती है और पोंगल की ही हत्या कर देती है और उसके बाद बढ़ती है शहर की ओर, जहां वो मौत का खेल खेल रही होती है। मौसम खराब होने की वजह से सोना के जंगलों से महाबली शेरों को अपने साथ घुमाने ले जा रहे काला प्रेत को राजनगर में ही रुकना पड़ता है, जहां पर कि दानव आतंक मचा रहा है। उसे रोकने के बहुत से प्रयास असफल होने के पश्चात काला प्रेत एक योजना बनाता है, जिसके तहत वो उसे टैंकों के द्वारा जंजीरों से जकड़ने की कोशिश करता है, मगर दानव टैंकों का भी ठिकाना लगा देता है और पुलिस सुपरिटेंडेंट के पीछे लग जाता है। अब आगे। दोस्त, वह कमिश्नर साहब के पीछे लग गया है, जल्दी कोई उपाय करो, वरना उनका बचना भी असंभव है। केवल एक ही उपाय है कि उस पर जंजीरों से जुड़ा शिकंजा फेंका जाए। उफ, यह तो सिर पर आ पहुंचा, लगता है मेरी मौत निश्चित है। उनकी जान बचाने के लिए तो फिलहाल यह रिस्क लेना ही होगा। वैसे तुम हवाई छतरी कस लो और कूदने को तैयार हो जाओ। दूसरे ही क्षण काला प्रेत ने सामने लगे एक लीवर को खींचा। वास्तव में वह लोहे का भारी शिकंजा था, जो खुलते ही पंजे के रूप में बदल गया। फिर एक बटन दबाते ही शिकंजे के साथ साथ दानव भी ऊपर उठने लगा। दानव शिकंजे से आजाद होने के लिए बुरी तरह छटपटा रहा था, लेकिन शिकंजा उसके शरीर में इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था कि वह अपने हाथ हिला पाने में भी पूरी तरह असमर्थ था। दानव को विवश देख कमिश्नर सिन्हा प्रसन्नता से चीख उठे। इसे यहाँ से जितनी दूर ले जा सकते हो ले जाओ काला प्रेत, हो सके तो इसे समुद्र के गर्द कर दो। लेकिन शायद काला प्रेत और शेरा ने मिस्टर सिन्हा की आवाज नहीं सुनी थी, क्योंकि शेरा काला प्रेत से कह रहा था, दानव तो फौलादी शिकंजे में बुरी तरह फंस चुका है, परंतु तुम इसे ले कहाँ जाओगे मित्र? कम से कम शहर से तो दूर इसे ले ही जाना होगा, क्योंकि यह और अधिक उत्पात न मचा सके। शहर से काफी दूर जब हेलीकॉप्टर समुद्र के ऊपर पहुंचा, क्यों ना इसे इसी समुद्र में डाल दे, यदि तैरना नहीं जानता होगा तो स्वयं ही डूब के मर जाएगा। ठीक है, बेजार बुरा नहीं है शेरा, और फिर इसे यदि बच निकलने की कोशिश की तो दोबारा शिकंजे में जकड़ लेंगे। ठीक है। फिर काला प्रेत ने दानव को शिकंजे से मुक्त कर दिया। वो मारा, वो तैरना नहीं जानता, देखो डूब रहा है। हाँ, ईश्वर का लाख लाख शुक्र है कि ये योजना कामयाब रही। जब लोगों को दानव की मौत का पता चलेगा तो संभव है समय से पहले ही दिवाली मना बैठे। दिवाली? यह क्या होती है? यह हमारे देश का एक प्रसिद्ध एवं पावन त्योहार है। इस दिन भगवान राम एक दुष्ट राक्षस रावण का वध कर अपने देश अयोध्या वापस लौटे और लोगों ने पटाखे आदि छोड़कर वह दीपमाला जलाकर उनके वापस लौटने की खुशियां मनाई थी। ओह! फिर काला प्रेत ने शेरा को दिवाली और उसके इतिहास के बारे में बता दिया। फिर काला प्रेत हेलीकॉप्टर में लगे ट्रांसमीटर द्वारा सैनिक हवाई अड्डे से संपर्क स्थापित कर उन्हें दानव की मौत की खबर देने लगा। हेलो हेलो, मिलिट्री एयर कंट्रोल। कुछ देर बाद काला प्रेत ने जैसे ही हेलीकॉप्टर को सैनिक हवाई अड्डे पर उतारा, कमिश्नर सिन्हा और बहुत से सैनिक अधिकारियों ने उन्हें घेर लिया। दानव के मरने की खबर पाकर सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिले हुए थे। आप दोनों महान है मिस्टर काला प्रेत। दानव की मौत के लिए हमारी ओर से बधाई स्वीकार करें। धन्यवाद। फिर कमिश्नर सिन्हा व अन्य अधिकारी उन्हें साथ लेकर कार्यालय के एक कमरे में पहुंचे। काला प्रेत, इनसे मिलिए, ये है हमारे देश के महान वैज्ञानिक। आप सब खूनी दानव को समाप्त करने के उद्देश्य से ही यहाँ आए हैं। आप लोगों से मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। हमें भी काला प्रेत, आज तक आपका नाम ही सुना था, आज आपसे मिलने का भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। धन्यवाद। अब आपका क्या प्रोग्राम है? दानव तो समुद्र में डूबकर मर गया है। हाँ, कमिश्नर साहब ने ही आपका संदेश पाकर बताया था। दानव की मौत से हमें जहाँ अत्यंत खुशी हुई, वहीं उसे न देख पाने का थोड़ा अफसोस भी हुआ। काश उस पर रिसर्च करने का हमें मौका मिल पाता। आप लोग अफसोस न कीजिए प्रोफेसर, दानव पर रिसर्च करने का मौका आप लोगों को अवश्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि 12 घंटे के अंदर उसकी लाश अवश्य समुद्र की सतह पर उभर आएगी। वेरी गुड, यह तो हम भूल ही गए थे। सहसा एक विचार के आते ही प्रथम बार शेरा बोला, काला प्रेत एक बात की ओर ध्यान नहीं दे रहा है कि आखिर यह दानव आया कहां से? क्या वह प्रकृति की देन था अथवा किसी पागल वैज्ञानिक के दिमाग की उपज? निसंदेह काला प्रेत, यह प्रश्न वास्तव में विचारणीय है।
ओह, वास्तव में यह बात तो मेरे भी दिमाग से निकल गई। खूब याद दिलाया तुमने। कमिश्नर साहब, क्या आपको इस संबंध में कोई जानकारी है? हाँ, लेकिन केवल इतनी कि वह सर्वप्रथम लाल नदी पार करके घने जंगलों में कुछ सिपाहियों द्वारा देखा गया था, जो सेंट्रल जेल से फरार एक भयानक मुजरिम माडुंगा की वहाँ खोजबीन कर रहे थे। तब तो हमें उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले लाल नदी पार करके उन घने जंगलों में पहुंचना चाहिए। बिल्कुल, मैं शेरा के साथ अभी वहां जा रहा हूँ। यदि आप लोग भी साथ चलना चाहे तो चल सकते हैं। हम भी तैयार हैं, चलिए। कुछ देर बाद वे सभी 2 जीपों में सवार होकर लाल नदी पार करके घने जंगलों की ओर बढ़ चले जा रहे थे। और उधर खूनी दानव समुद्र के गर्भ में नीचे और नीचे बैठता जा रहा था, बिल्कुल असहाय स्थिति में। तभी एक विशालकाय ऑक्टोपस ने उस पर आक्रमण किया और दोनों के मध्य भयानक युद्ध होने लगा। दोनों एक दूसरे को पराजित करने का प्रयास कर रहे थे। लगभग 20 मिनट के भयानक युद्ध के बाद जीता खौफनाक एवं खूनी दानव की हुई। परंतु अभी वह ऑक्टोपस से निपटा ही था कि एक विशालकाय व्हेल मुंह फाड़े भयानक ढंग से उसकी ओर बढ़ चली। पहली बार दानव उस 150 फुट की लंबी एवं विशाल मछली को देखकर थोड़ा घबराया और उसने उससे बचने की चेष्टा की, लेकिन उस व्हेल के मुख में जाने से बच नहीं पाया। व्हेल मछली ने उसे आसानी से निगल लिया और समुद्र तल में पहुंचकर एक लंबे चौड़े गुफानुमा पत्थर के छिद्र में प्रविष्ट हो गई। परंतु प्रोफेसर पोंगल की मूर्खता से पुनः जीवित पाने वाला वह असाधारण शक्ति और विचित्र एवं अद्भुत स्नायुओं का दानव व्हेल के पेट में पहुंचने के पश्चात भी नहीं मरा, बल्कि जिंदा और अपने पूरे होशो हवास में था। तभी दानव की दृष्टि एक तरफ पड़े कांटेदार लोहे के लंगर पर पड़ी। उस भारी लंगर के प्रहार से व्हेल बुरी तरह छटपटा उठी, परंतु शीघ्र ही वह निष्प्राण होकर शांत हो गई, क्योंकि दानव ने जहाज के उस लंगर से उसका पेट फाड़ दिया था। अगले पल खूनी दानव उसके पेट से बाहर निकल आया। अब दानव एक अत्यंत ही ऊंची और लंबी सुरंग में था। उसमें भरा पानी उसकी कमर तक था। फिर कुछ ही क्षणों तक टुकुर टुकुर इधर उधर देखने के बाद वह गुफा में ही आगे बढ़ने लगा। कुछ देर लगातार उस सुरंग में चलते रहने के बाद आखिरकार सुरंग खत्म हुई और वह एक समतल मैदान में पहुंच गया। वहां पानी का नामो निशान भी नहीं था। आश्चर्य की बात तो यह थी कि ऊपर नीला आकाश भी दिखाई दे रहा था, लेकिन यह आकाश प्राकृतिक नहीं बल्कि प्रोफेसर पोंगल की तरह ही है। एक और सरफिरे वैज्ञानिक डॉक्टर जेड के मस्तिष्क के उपस्थ था, जिसने वहां एक भयानक स्टेशन स्थापित किया हुआ था और विश्व को फतह करने का सपना देख रहा था। मेरी सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है छोकरो। कल ही मैं पूरे विश्व पर एक साथ आक्रमण करूंगा। उसके बाद सारी दुनिया मेरी मुट्ठी में होगी। कोई सोच भी नहीं पाएगा कि उन पर यह आक्रमण समुद्र के गर्भ से किया गया है। उसके सामने खड़े दोनों बालक कोई और नहीं, राम रहीम थे। राम रहीम काफी समय से डॉक्टर जेड की खोज कर रहे थे। डॉक्टर जेड विश्व का एक खतरनाक वैज्ञानिक मुजरिम था। उसने अपने वैज्ञानिक आविष्कार से पूरी विश्व को बहुत जानी और माली नुकसान पहुंचाया था और राम रहीम को अपने मार्ग का कांटा समझ उसने उन्हें पकड़कर अपनी इसी समुद्री स्टेशन में कैद कर लिया था। हमारा ये तुम्हारा यह गंदा सपना कभी पूरा नहीं होगा शादान। दुनिया को आग की लपटों में घिरा देखने से पहले हम मर जाना पसंद करेंगे। तुम दोनों मरोगे जरूर, लेकिन अपनी इच्छा से नहीं बल्कि मेरी इच्छा से, क्योंकि मैं तुम्हारे जीते जी विश्व सम्राट बनने का निश्चय कर चुका हूँ। इसका कारण सिर्फ इतना है कि तुम दोनों ने मुझे काफी परेशान किया है, इतना परेशान कि मुझे सिर छुपाने के लिए पृथ्वी छोड़कर समुद्र में शरण लेनी पड़ी। वर्षों से मैं स्टेशन को बनाने में लगा था ताकि पूरी दुनिया के साथ साथ तुम दोनों से भी बदला ले सकूं।
तभी ओह, ये कैसा सुर? ए, तुम जाओ और देखो क्या चक्कर है। ओके सर। सैनिक बाहर की ओर भागा, पर बाहर निकलने से पहले ही अरे बाप रे! सैनिक ने तुरंत ही लौटकर डॉक्टर जेड को सारी स्थिति से अवगत कराया। क्या भागते हो? इतना बड़ा इंसान यहाँ कहाँ से आ गया? चलो मैं देखता हूँ। डॉक्टर जेड, यदि बुरा न मानो तो हम भी उस 100 फुट के इंसान को देखना चाहते हैं। निश्चित रहो, हम कोई गलत हरकत नहीं करेंगे। ठीक है सैनिको, ले चलो इन्हें भी। तभी एक सैनिक हाँफता हुआ उनके निकट पहुंचा। गजब है श्रीमान, हमारा कोई भी अस्त्र शस्त्र उस पर कारगर सिद्ध नहीं हो रहा। तब उस पर T20 किरणों का प्रयोग करो जल्दी, वरना वह मेरा सब कुछ बर्बाद कर देगा। जो आज्ञा श्रीमान। सैनिक के जाने के बाद देख लिया डॉक्टर, तुम जैसे शैतानों से निपटने के लिए कैसे भगवान ने एक दानव को यहाँ भेज दिया, और अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि वह दानव तुम्हारा नाश करके छोड़ेगा। तड़ाक! उफ! रहीम गुर्रा उठा। तुम कमीने, तुमने मेरे भाई पर हाथ उठाया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठाक! उफ! कहने के साथ ही उसने उछलकर सिर की एक जबरदस्त टक्कर डॉक्टर जेट के सीने पर मार दी। तभी वहां कोई सैनिक आ पहुंचे। उन्हें देखकर डॉक्टर जेट बुरी तरह चीख उठा, डालो इन सुअरों को। परंतु इससे पहले कि सैनिक रहीम को अपने गनों का निशाना बना पाते, राम ने अपने स्थान से पलटते हुए भारी घूंसा समीप खड़े सैनिक की कनपटी पर जमा दिया और फिर पलटकर जेड पर छलांग लगाते हुए चिल्लाया, रहीम, तुम उन दोनों को संभालो, मैं इस शैतान से निपटता हूं। तुम इनकी चिंता मत करो भैया। गन के हाथ में आते ही रहीम ने उसे चलाने में जरा भी सुस्ती नहीं दिखाई। इसे कहते हैं जिसका जूता उसी का सर। जबकि राम डॉक्टर जेड को संभाले हुआ था। अभी कहां विश्व के भावी सम्राट, तुम्हें तो मैं तड़पा तड़पा कर मारूंगा। मारा। सैनिकों को मौत के घाट उतारने के बाद रहीम राम और डॉक्टर जेड की ओर घुमा। तुम अलग हट जाओ भैया, मैं इसका एक किस्सा खत्म किए देता हूँ। लेकिन जैसे ही राम डॉक्टर जेड को छोड़कर एक तरफ हटा और रहीम ने डॉक्टर जेड पर फायर करना चाहा, अगले ही पल, खबरदार, अब कोई हरकत मत करना वरना भून दिए जाओगे। शाबाश रक्षको, बिल्कुल ठीक मौके पर आए। ले चलो इन्हें यातनागृह में। अब मैं इन्हें ऐसी मौत मारूंगा जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। शीघ्र ही तुम दोनों वो सामने जो शीशे के कांटेदार चेम्बर देख रहे हो ना, वो तुम्हारे जैसे मक्कार लोगों को यातना देने के लिए मैंने विशेष रूप से बनाया है। अब ये यातना किस प्रकार की है यह तुम्हें भीतर जाने पर ही मालूम होगा। चलो भीतर पहुँचो। कोई चारा न देखकर राम रहीम खामोशी से उस शीशे के कांटेदार चेम्बर की ओर बढ़ने लगे। उफ, लगता है डॉक्टर हमारा कीमा बनाने के चक्कर में है। कोई मौका नहीं कुछ करने का। घबराओ नहीं, उस दानव की लाश को देखने से पहले मैं तुम लोगों को जान से नहीं मारूंगा। तभी एक व्यक्ति दौड़ता हुआ वहां पहुंचा। डॉक्टर डॉक्टर गजब हो गया। क्या हुआ प्रोफेसर मार्क, तुम इतने घबराए हुए क्यों? डॉक्टर, उस भयानक दानव ने पावर स्टेशन के साथ साथ सुरक्षा किरणों के संयंत्र को भी नष्ट कर दिया। क्या? ये तुम क्या बक रहे हो मूर्ख? सुनो, तुम सभी वैज्ञानिक वाले लोगों को तुरंत रॉकेट लॉन्चर द्वारा समुद्र से बाहर निकल जाने का निर्देश दो। मैं भी अपनी लॉन्च तक पहुंचता हूं। फिर डॉक्टर जेट सैनिकों को पलटा। देर मत करो, इन दोनों को खत्म करो और बाहर निकल चलो। आप चलिए श्रीमान, हम भी आते हैं। डॉक्टर जेट जाने के लिए पलटा और ठीक उसी समय, जय बजरंग बली, संभाल यह लात। उफ, आ। परंतु इससे पहले कि डॉक्टर जेड राम रहीम पर फायर करता, दोनों ने गजब की फुर्ती के साथ सैनिकों के हाथों से छूटी गन व रिवॉल्वर उठा ली और पलक झपकने के साथ ही रहीम ने उन सभी सैनिकों का सफाया कर दिया, जबकि राम डॉक्टर जेड की कनपटी से रिवॉल्वर सटाए हुए खड़ा था।
खबरदार, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है डॉक्टर। अब भलाई इसी में है कि तुम हमारे आदेश का पालन करो। इस शैतान को क्यों जिंदा रखे हुए भैया? हटो, मैं यह झंझट भी खत्म किया देता हूँ। नहीं रहीम, यदि हम मर गया तो हम भी नहीं बचेंगे। यहाँ से केवल यही हमें सुरक्षित निकाल सकता है। ओह, क्यों डॉक्टर, तैयार हो? क्या करूँ तुम्हें, रहीम के हवाले? मैं तैयार हूँ। गुड, तो फिर चलो अपनी रॉकेट लॉन्च के अड्डे की ओर। और डॉक्टर जेड बिना नुकुर किए उनके साथ अपनी रॉकेट लॉन्च की ओर बढ़ पड़ा। शीघ्र ही वो एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां विचित्र किस्म के सैकड़ों रॉकेट खड़े थे। वे ऐसी रॉकेट लॉन्च थी जो जल, थल और नभ में भी चल फिर और उड़ सकती थी। चूंकि उस समय वहां से निकल भागने के लिए सब में अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए किसी ने राम, रहीम और डॉक्टर जेड की ओर ध्यान नहीं दिया। अरे, मेरी विशेष लॉन्च। ठीक है, जल्दी चलो। तुम्हारे अड्डे के तबाह होने में अब केवल 4 मिनट ही शेष बचे हैं। परंतु अभी वे उस विशेष लॉन्च के निकट ही पहुंची थे कि दानव वहां पहुंचा। रॉकेट लॉन्च को तहस नहस करना आरंभ कर दिया। अगले ही पल तीनों, अरे बाप रे, यह कमागा तो यहाँ मरा। ओह, समय नष्ट न करो डॉक्टर, जल्दी भीतर चलो वरना तुम्हारी लॉन्च भी सुरक्षित नहीं रहेगी। अगले ही पल तीनों उस रॉकेट लॉन्चर के भीतर थे। जल्दी से इससे स्टार्ट करो डॉक्टर, केवल 3 मिनट ही शेष रह गए। अभी लो। ऐसे ही रॉकेट लॉन्चर स्टार्ट होकर ऊपर उठी। दानव की दृष्टि उस पर पड़ गई और वह गुर्राता हुआ उस पर झपटा। वह लॉन्च को तो नहीं दबोच सका, लेकिन उसका पिछला हिस्सा जरूर उसके हाथ में आ गया। अगले ही पल वह भी उसके साथ ऊपर उठने लगा। ठीक तभी डॉक्टर जेड का भयानक स्टेशन नष्ट होकर पानी की गर्त में समा गया, जबकि राम, रहीम बिल्कुल सुरक्षित थे और उनकी रॉकेट लॉन्च ठीक किसी पनडुब्बी की तरह पानी में तैरती हुई किनारे की ओर बढ़ी चली जा रही थी। परंतु डॉक्टर जेड के साथ साथ वे भी इस बात से पूर्णतः अनभिज्ञ थे कि दुनिया का सबसे भयानक इंसान खूनी दानव उनकी लॉन्च के पिछले हिस्से में इस समय चिपका हुआ था। शीघ्र ही, रहीम, पहले तुम नीचे उतरना और डॉक्टर फिर तुम उतरोगे, लेकिन ध्यान रहे किसी किस्म की चालाकी दिखाने का अर्थ होगा तुम्हारी कुत्ते जैसी मौत। तीनों रॉकेट लॉन्च से उतरकर किनारे पहुंचे। बाल बाल बचे। राम भैया, मुझे तो उस मददगार की मौत पर अफसोस हो रहा है। बेचारा स्टेशन के साथ ही खत्म हो गया होगा। हाँ, लेकिन हमें जीवन उसी खूनी दानव की वजह से मिला, वरना इसने तो हमें ठिकाने लगाने में कोई कसर न छोड़ी थी। अब तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो? वैसे यदि तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुमसे वायदा करता हूँ कि फिर कभी जीवन में कोई अपराध नहीं करूँगा। साथ ही जितना धन तुम मुझसे चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। पहले जितने अपराध किए हैं उसकी सजा तो भुगत लो, फिर करना अपनी बकवास। रहीम ठीक कह रहा है डॉक्टर, अब तुम्हारी भलाई चुपचाप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलने में है। उफ, यह तो जिंदा बच गया। अरे बाप रे! फिर जैसे ही दानव उनकी ओर बढ़ा, तीनों भाग खड़े हुए। परंतु डॉक्टर जेड अचानक ही किसी चट्टान से ठोकर खाकर गिरा और अगले ही पल, मेरा बचाओ! उफ, इसका अंत इसी के हाथों लिखा था। जेड को समुद्र के किनारे फैली अनेक चट्टानों पर पटकने के बाद दानव राम, रहीम की ओर लपका। दोनों पूरी शक्ति के साथ एक तरफ भाग उठे। इधर लाल नदी पार करके जंगल में दानव की उत्पत्ति की खोजबीन करने के पश्चात काला प्रेत और वैज्ञानिक आदि वापस शहर लौट रहे थे। जंगल में मौजूद टूटा फूटा प्राचीन किला और प्रेत और प्रोफेसर पोंगल की छतलात को देखने के पश्चात उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि पोंगल की गलत औषधि से ही मृत माडुंगा ने जीवित होकर दानव का रूप धारण कर लिया था। सच है, कभी कभी प्रोफेसर पोंगल जैसे इंसान प्रकृति से टक्कर लेने के चक्कर में विश्व को खतरे में डाल देते हैं। टीका मिस्टर काला प्रेत, प्रोफेसर की थोड़ी सी भूल ने सैकड़ों बेगुनाह इंसानों की जान ले ली। सूरज डूबने वाला ही था तभी, अरे वह देखो,
कौन हो सकते हैं वे लड़के? काफी बुरी तरह दौड़ रहे हैं और घबराए हुए भी लगते हैं। शीघ्र ही, कौन हो तुम दोनों और इस तरफ कहाँ जा रहे हो? यह रहीम है और मैं राम। यदि मेरी आंख धोखा नहीं खा रही है तो आप काला प्रेत हो। शेरा को छोड़कर शायद सभी राम रहीम के नाम से अच्छी तरह परिचित थे। वाह बहादुर लड़को, हो मिले। बहुत सुना था तुम्हारा नाम, लेकिन तुम दोनों यहाँ कहाँ और इतने बदहवास से क्यों? सब बताऊंगा अंकल, लेकिन पहले यहाँ से जीप को हटाकर उस तरफ ले चलिए। ओ आओ। फिर ये जीप पर सवार हुए और काला प्रेत ने जीप को स्टार्ट कर सड़क के किनारे कच्चे रास्ते की तरफ उतार दिया। और जब तक जीप काफी दूर दिखाई देने वाले घने पेड़ों के झुरमुट के बीच जाकर रुकी, तब तक राम उन्हें सारी कहानी सुना चुका था। वास्तव में तुम दोनों बहुत बहादुर हो मित्र। डॉक्टर जेड नामक शैतान तो बेशक खत्म हो गया, लेकिन उस खूनी दानों की समस्या ज्यों की त्यों हमारे सामने फिर आ गई। यानी वह अभी भी जिंदा है। हाँ, बस गनीमत यह है कि वह शहर की ओर न जाकर इसी दिशा में यानी जंगल की ओर आ रहा है। समझ में नहीं आता कि आखिर उससे मुक्ति किस प्रकार मिलेगी। उस पर तो किसी हथियार का कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। तभी दानों की भयानक गर्जना से आसपास का माहौल कांप उठा। तो हुआ आ गया। शीघ्र ही दानव लंबा लंबा डग भरते हुए उसी ओर डग भरता हुआ उनके सामने वाली सड़क से होकर लाल नदी की ओर बढ़ता चला गया। उसके चलने के ढंग से ऐसा लगता है जैसे उसे कुछ कम दिखाई देता है। आपका क्या विचार है प्रोफेसर शर्मा? शायद इसका कारण अंधेरा है, इसलिए वह तेजी से अपने ठिकाने की ओर बढ़ा चला जा रहा है। अंकल, क्यों ना हम उसका पीछा कर यह मालूम करें कि आखिर वह जा कहाँ रहा है। हाँ, इसमें कोई बुराई नहीं, आओ देखते हैं। फिर जीप में सवार होकर वे दानों का पीछा करने लगे। और जब वह दानव लाल नदी पार करके जंगल में अदृश्य हो गया, शुक्र है वह जंगल में ही गया है। लेकिन अंकल, आखिर यह है क्या भला? हाँ अंकल, कृपया हमें भी इसके बारे में बताइए। हो सकता है इसे खत्म करने में कोई तरीका हमारी समझ में आ जाए। काला प्रेत ने उन्हें खूनी दानव और प्रोफेसर पोंगल के बारे में विस्तार पूर्वक सब कुछ बता दिया। ओह, तब तो इसका जिंदा रहना वास्तव में बहुत भयानक है। इसलिए तो हम भी परेशान हैं राम। मुझे विश्वास है कि वह दानव दिल निकलने के साथ ही पुनः शहर की ओर रुख करेगा। मेरे विचार से हमें वापस लौटकर ठंडे दिमाग से इस मसले पर सोचना चाहिए। हो सकता है सुबह होने से पहले ही कोई उपयुक्त उपाय निकल आए। ठीक है। वापस लौटकर काफी सोच विचार करने के पश्चात मेरे दिमाग में एक उपाय आया अंकल। ओह, क्या उपाय आया, जल्दी बताओ। और जब राम ने अपनी योजना उन्हें बताई, सभी के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वाह, बहुत खूब राम, वास्तव में तुम्हारी योजना बहुत अच्छी है। यदि ईश्वर ने चाहा तो हमें सफलता अवश्य मिलेगी। अगले दिन सुबह सारा इंतजाम पूरा हो गया है। इन दोनों गुब्बारों में अत्यंत ही जहरीली गैस भरी है। मुझे विश्वास है कि यह गैस बेशक उसे समाप्त न कर पाए, लेकिन उसे बेहोश अवश्य कर देगी। गुड, तो चलिए यहाँ से प्रस्थान करें। और काला प्रेत शेरा राम रहीम के साथ मिलिट्री फोर्स का काफिला लाल नदी की ओर चल पड़ा। जहरीली गैस से भरे गुब्बारे तुरंत ही दानव की ओर छोड़ दिए गए। जैसे कि दानव की आदत थी हर वस्तु को तोड़ने फोड़ने की, उसने उन दोनों गुब्बारों को भी हथेली के बीच दबाकर फोड़ डाला। अब सांस रोके आगे होने वाली घटना की प्रतीक्षा कर रहे थे। गुब्बारे के फटते ही जहरीली गैस दानव के नथनों से टकराई और वह किसी शराबी की तरह झूमने लगा। वो मारा, जल्दी करो, बारूद आदि ले लो जल्दी। तुरंत मिलिट्री फोर्स ने दानव को चारों ओर से अपने घेरे में ले लिया। मरा नहीं है, केवल मूर्छित है। आप अपने आदमियों के साथ टाइम बम व बारूद आदि इसके शरीर पर लपेट दें। ठीक है। कमिश्नर सिन्हा व अन्य सैनिक मिलकर दानव के पूरे शरीर पर टाइम बम आदि फिट करने लगे। शेरा, तुम इसका मुंह खोलने में मेरी मदद करो, और राम रहीम तुम दोनों इसका मुंह खोलते ही इसके पेट में टाइम बम व बारूद भरो। ओके अंकल। काला प्रेत और शेरा ने पूरी शक्ति लगाकर दानव का मुंह खोला और राम रहीम जल्दी जल्दी उसके मुख में बारूद आदि भरने लगे। जल्दी करो। शीघ्र ही काम खत्म हुआ। अब सब दूर हो जाओ। ठीक 5 मिनट बाद बारूद फटेगा और
परंतु काला प्रेत अभी अपने वाक्य पूरे भी नहीं कर पाया था कि दानव चिंगाड़ता हुआ उठ खड़ा हुआ। भागो! किसी को भी दानव के इतने जल्दी होश में आ जाने की उम्मीद न थी, इसलिए फिर एक बार दानव के हाथों अनगिनत मिलिट्री के जवानों के साथ साथ 2 वैज्ञानिक भी मारे गए। हे ईश्वर, यदि इसके पेट में पहुंचे बारूद ने भी इस पर कोई प्रभाव नहीं डाला तो फिर क्या करेंगे? हे देवता, हमारी मदद कर, मुझसे तो यह सब देखा नहीं जाता। हे दयालु माँ, इस दानों का अंत करके हमारी मुश्किलों का आसान कर। और ईश्वर ने जैसे उन सब की पुकार सुन ली, अगले ही पल दानव आग की भयानक लपटों में गिर गया और काफी देर तक जलते रहने के पश्चात दानव राख के एक बड़े ढेर में बदल गया। हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है। धन्य हूं माँ, तूने हमारी सुन ली। तुम बड़े दयालु हो देवता। अगले दिन जब लोगों को दानव के तबाह होने की खबर मिली तो पूरे देश में हर्षोल्लास छा गया। देश के सभी समाचार पत्रों ने काला प्रेत और शेरा के साथ राम रहीम के कारनामों की भूरी भूरी प्रशंसा की थी। परंतु कुछ समय अपनी प्रशंसा से बेखबर काला प्रेत और शेरा के साथ साथ राम रहीम भी रायगढ़ छोड़ चुके थे।